लोकसभा चुनावों से जुड़ी इस खास चर्चा में आज मुद्दे रहेंगे विवादों में घिरी कंगना रनौत, बीजेपी नेता वरुण गांधी और साथ ही चर्चा करेंगे हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। और हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला जी। स्वागत है डल्ला जी। शुक्रिया हरजोत जी। डल्ला जी, सबसे पहले बात करें कंगना रनौत की। अक्सर सुर्खियों में रहती है कंगना रनौत, लेकिन आज हम बात करें तो कांग्रेसी नेता की विवादित टिप्पणी ने एक बार फिर से कंगना रनौत को सुर्खियों में ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के साथ खड़ी है, लेकिन ये जो वायरल पोस्ट है ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बन गई है। आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? देखिए, कंगना रनौत को कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची में हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम ऐलान किया था। लेकिन कंगना रनौत कई बार ऐसी टिप्पणियां करती रही हैं। इतिहास में किसान आंदोलन पर कंगना रनावत की टिप्पणी हर किसी ने उसको नापसंद किया था। एक किसान महिला पर जो एक वायरल पोस्ट थी उसको रीट्वीट किया कंगना रनावत ने, और पंजाब के किसानों पर और किसान आंदोलन पर भी कंगना रनौत की जो टिप्पणी थी उसको पंजाबियों ने और किसानों ने ज्यादा पसंद नहीं किया था। कंगना रनौत की देशभक्ति पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन पिछले समय में इतिहास में उन्होंने भी कई बार ऐसी पोस्ट की हैं, ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसके कारण वो खुद विवादों में रही हैं। लेकिन इस बार कंगना रनौत पर एक ऐसी टिप्पणी की गई है जिसे किसी भी सूरत में उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट कल वायरल होती है, पोस्ट होती है। उसमें कंगना रनौत की एक तस्वीर, काफी जिसको हम बोल्ड तस्वीर कहते हैं, उनके किसी जी। फिल्म से या कहीं से भी वो ली गई होगी। वो तस्वीर के साथ कंगना रनौत के बारे में एक डबल मीनिंग टिप्पणी की गई थी। तो हम कह दें दो अर्थों वाली टिप्पणी की गई थी जिसका काफी बुरा मनाया गया। पॉलिटिकल तौर पर, सामाजिक तौर पर उसका बुरा मनाया गया। कंगना रनौत के खिलाफ वो पोस्ट वायरल हो गई और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी उसका बुरा मनाया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने जब विरोध शुरू किया, जब उस पोस्ट पर नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पोस्ट किया, कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनके उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई मांगी, उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर किए जाने की जब मांग उठाई, तब ये मामला काफी बड़ा हो गया। और सुप्रिया श्रीनेत उसके बाद उन्होंने खुद एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो लोग हैंडल करते हैं उनमें से किसी ने इस पोस्ट को डाला है, और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी महिला की इज्जत पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकती। उन्होंने अफसोस प्रकट किया और कार्रवाई करने का भरोसा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नेत्री की इस पोस्ट को एक बड़ा मुद्दा बना चुकी थी, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उस नेत्री पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने भी कंगना रनौत के हक में उसके बाद ट्वीट किया, पोस्ट किया, और कंगना रनौत ने भी एक भावनात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कलाकार के तौर पर मैंने कई तरह की जो फिल्में हैं उनमें काम किया है, उसमें कुछ इस तरह की भी होंगी जिस पर समाज में बहस होती है, कई लोग उस पर कई तरह के सवाल उठाते हैं, और बहुत सारी फिल्में ऐसी रही हैं कंगना रनौत की जिसमें उसने एक आदर्श महिला का किरदार किया है, ना कि किसी मजबूर महिला का किरदार किया है। उसने देशभक्ति वाले कई किरदार किए हैं। देखा जाए तो इस वक्त कंगना रनौत पर जो टिप्पणी कांग्रेस के इस महिला नेत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से आई है, उसने हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत का पॉलिटिकल कद अचानक से बड़ा कर दिया है। मुझे ये लगता है कि जो मंडी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जी। उसमें, क्योंकि कंगना रनौत का वो वहां घर है, वो वहीं पर जन्मी है, वहीं पर बड़ी हुई है, उसके बाद वह महाराष्ट्र चली गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके घर से जुड़ी हुई संसदीय सीट से ही टिकट दी थी। ऐसे में
हिमाचल प्रदेश की सियासत में कंगना रनौत की जो एंट्री है वो बड़ी हो गई है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने, भले ही सुप्रिया श्रीनेत वो महिलाओं की इज्जत करने वाली महिला हैं, उन्होंने खुद एक बयान जारी किया, अफसोस प्रकट किया, भले ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी ने ये पोस्ट डाली हो, लेकिन किसी ने भी डाली हो, इससे एक तो महिलाओं के खिलाफ इसको हम कह सकते हैं कि आपत्तिजनक बयान था, पोस्ट थी, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने इसको कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बना दिया। और कंगना रनौत का कद इससे हिमाचल प्रदेश में काफी एक पॉलिटिकल नेता की तरह बन गया कि उसको उम्मीदवार बनाया गया, और कांग्रेस के लोग हैं जो वो कंगना रनौत को निशाना बना रहे हैं। भले ही जी। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि अनजाने में किसी ने डाला या सोशल मीडिया के किसी हैंडलर ने इस पोस्ट को डाला, लेकिन जो आईटी एक्ट के जानकार हैं वो कहते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत को बताना चाहिए कि वो हैंडलर कौन था और उस पर वह क्या कार्रवाई करवाएंगी या करना चाहती हैं, तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन बीजेपी के लोग इस तरह से इसको दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर कंगना रनौत को निशाना बनाया है। तो ये पूरी जो मामला है अभी भी सुर्खियों में है और लगातार इस पर आरोप और प्रत्यारोप की जो सियासत है वो जारी है। जी, तो चलिए डल्ला जी हम आगे अगली खबर की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वरुण गांधी, उनकी बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पीलीभीत से टिकट नहीं दिया है, तो अब वरुण गांधी का हम राजनीतिक भविष्य अगर देखने की कोशिश करें, क्या लगता है आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है? जबकि बहुत उम्मीदें थी उनको कि पीलीभीत से उनको टिकट मिल जाएगी। देखिए, वरुण गांधी तेज तरार नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ग्रैंडसन हैं, और पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। और जब संजय गांधी इस दुनिया से गए, जो उनके पिता थे, तो उसके बाद मेनका गांधी और वरुण गांधी गांधी परिवार से अलग थलग पड़े और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। मेनका गांधी तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, और वरुण गांधी सबसे पहले 2009 में लोकसभा के सदस्य बने। 2009 में उन्होंने लोकसभा में एंट्री की। उसके बाद 2014 में वो फिर पीलीभीत से मेंबर पार्लियामेंट रहे। उसके बाद 2019 में भी वे मेंबर पार्लियामेंट रहे। 3 बार वरुण गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट से एमपी रहे। और ऐसा नहीं है कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की सियासत में कमजोर नेता हैं। वरुण गांधी का नाम एक बड़े नेता के तौर पे देखा जाता है, और राहुल गांधी से ज्यादा ताकतवर वरुण गांधी को माना जाता था कुछ वर्ष पहले तक। और उत्तर प्रदेश में एक बार तो वरुण गांधी को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर देखा जाता था। जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे पहले वरुण गांधी भी मुख्यमंत्री के तौर पर बड़े दावेदार थे। 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान बने राजनाथ सिंह, उन्होंने सबसे पहले वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव वे बनाए गए। लेकिन पिछले कुछ वक्त से भले ही किसान आंदोलन हो, जब किसान आंदोलन था तब भी वरुण गांधी ने किसानों के हक की बात की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, उत्तर प्रदेश के कई नेता किसानों के खिलाफ बयान दे रहे थे। किसानों के आंदोलन को वो कहीं ना कहीं गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे थे अपने बयानों के जरिए। लेकिन वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी इस तरह की सियासत नहीं की कि वह सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगे। धर्म के जी। नाम पर वोट मांगने का भी कहीं ना कहीं वरुण गांधी विरोध करते रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी हाशिए पर आए। अब देखना यह है 19 अप्रैल को जब पहले दौर की वोटिंग होगी, तो उसमें पीलीभीत में भी वोटिंग होनी है, और अब एक दिन बचा है नामांकन पत्र दाखिल करने में। अब देखना यह है कि अगले 40, 35, 50 घंटों में या उससे भी कम वक्त में वरुण गांधी क्या फैसला करते हैं। क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में जाते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो वहां के मौजूदा उम्मीदवार हैं, उन्होंने खुद कह दिया है कि अगर वरुण गांधी
समाजवादी पार्टी में आते हैं तो हम अपना टिकट उनके लिए खुशी खुशी छोड़ देंगे। लेकिन क्या वरुण गांधी आजाद चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे? हालांकि उनकी माताजी मेनका गांधी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी में। बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या उनके माता मेनका गांधी क्या वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अगर वरुण गांधी आजाद चुनाव लड़ते हैं या समाजवादी पार्टी में जाते हैं, या वो भी वरुण गांधी के फैसले का इंतजार कर रही हैं, या वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तीन स्थिति हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। वरुण गांधी लगभग 44 साल इस वक्त आसपास उनकी उम्र है। 1980 में वरुण गांधी का जन्म हुआ और मुझे लगता है कि इस युवा अवस्था में वरुण गांधी चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा यूपी की सियासत में उलटफेर होगा अगर वह आजाद चुनाव में मैदान में उतरते हैं। अगर वरुण गांधी आजाद चुनाव लड़ते हैं तब भी जी। वह एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और वरुण गांधी अगर आजाद चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनावों में वरुण गांधी की भूमिका बहुत बड़ी रह सकती है। तो ऐसे में वरुण गांधी को हम उत्तर प्रदेश की सियासत से अलग नहीं कर सकते। अगले कुछ घंटे, 20, 25, 30, 40 घंटे वरुण गांधी क्या फैसला करते हैं यूपी की सियासत में, उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब बात करते हैं आज की चर्चा के तीसरे मुद्दे की, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, तो डल्ला जी अंत में ज़रूर अरविंद केजरीवाल के मामले में आपका ताज़ा विश्लेषण क्या है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि विरोधी दलों ने ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाकर 31 मार्च को इंडिया गठजोड़ की महारैली का ऐलान कर दिया है। तो क्या विरोधी दल ईडी की इस कार्रवाई को देशव्यापी मुद्दा बना सकते हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हरजोत जी, एक वक्त था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और अदालत ने सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तोता कहा था। उस वक्त भी इस तरह के एलिगेशंस लगे कि कांग्रेस की सरकार, उसने सीबीआई का दुरुपयोग किया, और हर सरकार पर इस तरह के इल्जाम लगते हैं कि वह एजेंसीज का, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। ईडी के दुरुपयोग का जो इल्जाम है वह खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और शराब घोटाले के एक आरोपी जिसकी जमानत हुई, उसके बाद उसको सरकारी गवाह बनाया गया और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। जब यह बात बाहर आई है, उसके बाद से पूरे देश में लोग इस वक्त बड़ी दो नजरों से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। लोगों को पूरा भरोसा नहीं हो रहा कि क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, शराब घोटाले के आरोपी हैं, या उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फंसाया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। जिस तरह के इल्जाम विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी और शराब के एक आरोपी से भारतीय जनता पार्टी को उसकी कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा, संदेह की स्थिति पूरे देश में बनी है। और पहली बार है कि ईडी के खिलाफ इंडिया अलायंस एक बड़ी रैली करने जा रहा है अरविंद केजरीवाल के हक में, और ईडी के खिलाफ 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने का फैसला किया गया है। उससे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देशव्यापी मुद्दा बनाए जाने की योजना है, और उससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो विश्वसनीयता है उस पर और चोट लगेगी। ऐसे में मुझे यह लगता है कि आने वाले दिनों में ईडी अब किसी भी बड़े राजनेता को हाथ नहीं डालेगी, कम से कम जब तक चुनाव चल रहे हैं। क्योंकि चुनावों के दौर में किसी भी राजनेता को अगर ईडी ने गिरफ्तार किया तो अरविंद केजरीवाल की तरह विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। अभी भी अरविंद केजरीवाल के मसले पर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है, और जो 31 मार्च की बड़ी महारैली रखी गई है उसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसमें शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, तमाम देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब उसमें पहुंच सकते हैं। और अगर
अगर 31 की महारैली में पूरे देश के बड़े नेताओं ने आकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बड़े इल्जामों में लाया और इलेक्टोरल बॉन्ड के जिस आरोपी से चंदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को, अगर उस मुद्दे को उन्होंने और उछाला और अगर लोगों में संदेह की स्थिति और गहरी हुई, तो इससे विपक्ष एकजुट होगा और भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, पिछली बार जी। भी जब लोकसभा के चुनाव थे तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी के दफ्तर में खुद प्रियंका गांधी उन्हें छोड़कर आई। नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी से कई घंटे पूछताछ हुई। अभी तेजस्वी यादव है, उनसे, जो बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ की है। और अभिषेक बनर्जी, उनसे भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ की है। ऐसे में अगर किसी और नेता को 19 अप्रैल से या चुनावों से पहले, अब चुनाव आचार संहिता के बाद अगर गिरफ्तार किया गया, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पहले ही बड़ा मुद्दा बनी है। ऐसे में ईडी को सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इल्जाम ये लगता है कि सत्ता ईडी को अपनी मर्जी से चलाती है। ऐसे में अब मुझे नहीं लगता कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट देश के किसी भी बड़े नेता को, जिससे वो पूछताछ कर रहे हैं, आने वाले दिनों में गिरफ्तार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, भले ही यह शुद्ध तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का अपना फैसला हो, लेकिन जी। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद, और पहले कई बार ईडी ने सम्मन दिए लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में संदेह लगातार बरकरार है। 27 मार्च को जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसमें सुनवाई है अरविंद केजरीवाल जी की। अगर 27 मार्च को अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, तो 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से उनकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के केस में उनकी पेशी है। तो देखेंगे कि उस दिन क्या निकलता है। लेकिन 31 मार्च को बीजेपी और ईडी के खिलाफ महारैली इंडिया अलायंस की होगी, जिसके बाद एक नया जो सियासी माहौल है देश में, हमको वो देखने को मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सुरेंद्र डल्ला जी, इन सभी मुद्दों पर विश्लेषण करने के लिए। कल फिर से हाज़िर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।